दोस्तों आज मैं बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसमें सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है उसी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जिसका नाम है 11। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुनसान खंडर जगह को देखते हैं, जहां पर एक शख्स किसी के बॉडी में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है और उसे जलाकर मार देता है और यहीं से सीन कट हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ नकाबपोश बदमाश एक फाइनेंस कंपनी को लूट को अंजाम देता है। यहाँ पर गार्ड उन्हें रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वो गोली चल जाता है और वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर ये लोग उसे मारकर वहां से फरार हो जाता है। तब यहाँ पर एंट्री होती है एसआई अरविंद की। जब उसे इस रॉबरी के बारे में मालूम चलता है तो बहुत ही बड़ी आसानी से उन चोरों को पकड़ लेता है। दरअसल अरविंद पहले से ही इन चोरों पर नजर रखे हुए थे और वो जानता था कि यह गैंग छोटी मोटी फाइनेंस को ही टारगेट कर रहा होता है और उन्होंने इन चोरों को पकड़ने के लिए पहले से ही प्लानिंग बना ली थी और इसलिए उन्होंने वहां के कुछ फाइनेंस कंपनियों के पैसों में जीपीएस ट्रैकर्स लगवा दिए थे। और जैसे ही इन चोरों ने अगली चोरी की तो वो सीधे अरविंद के जाल में फंस गए थे। अब अरविंद की इस कामयाबी से उनके सीनियर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे एक नया केस सॉल्व करने के लिए नारकोटिक्स केस सौंप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर रंजीत को देखते हैं, जो कि वो उसी मर्डर केस को सॉल्व कर रहा था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो यहाँ पर देखता है कि पहले विक्टिम के सर पर गोली मारे गए थे और बिना किसी टॉर्चर के लाश को जला दिया था। वहीं जब रंजीत को यह केस मिला था तो सिर्फ 2 ही मर्डर हुआ था, लेकिन देखते ही देखते मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर वो जान गया था कि इन सब के पीछे किसी एक ही सातिर किलर का हाथ है। लेकिन हैरानी की बात यह भी था कि इन विक्टिम्स की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और न ही कोई ऐसा सुराग मिल रहा था जिससे उनकी पहचान हो सके और उन्हें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था कि आखिर उन्हें कोई क्यों मार रहा है। मर्डर्स के इस बढ़ते सिलसिले ने रंजीत पर केस सॉल्व करने का बहुत ही प्रेशर बन गया था। वहीं उधर अरविंद ने नारकोटिक्स वाला केस को भी अपने काबिलियत से बहुत ही जल्द केस को सॉल्व कर दिया। उसी बीच एक रात को रंजीत को अपने केस से जुड़े एक कॉल आता है और वो अकेले ही स्टेशन से कार से निकल जाता है, मगर रास्ते में उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे रंजीत कोमा में चला जाता है। वहीं यहाँ पर यह केस बहुत ही सेंसिटिव मामला बन गया था और पुलिस डिपार्टमेंट पर भी उंगलियां उठने लगी थी। इसलिए अरविंद की पिछली सफलताओं और कम समय में केस को सुलझाने की क्षमता को देखते हुए सीनियर्स ने रंजीत का केस अब अरविंद को सौंप दिया ताकि डिपार्टमेंट की और बदनामी न हो। यहाँ पर एसआई मनोहर को अरविंद का असिस्टेंट के तौर पर इस केस में शामिल कर दिया। अरविंद ने सबसे पहले सभी क्राइम स्पॉट्स का दौरा किया और उन्हें वहां पर मालूम चला कि किसी भी क्राइम स्पॉट पर विक्टिम का एक बाल भी नहीं मिला। अब नेक्स्ट डे को जब अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी वहां पर वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर एक लड़की अपनी गाड़ी रोक देती है जिसका नाम था संजना। उसे देखकर अरविंद थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से ही जानता था। अब यहाँ से हमें एक छोटे से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल संजना एक रेस्टोरेंट के बाहर किसी लड़के से मिलने गई थी। दरअसल उसके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज करने के लिए लड़का को देखने संजना को वहां पर भेजा था। उसे बताया गया था कि लड़का ग्रे शर्ट पहना होगा। यहाँ पर अंदर संजना की मुलाकात अरविंद से होती है, जो कि इत्तेफाक से वो भी उस दिन ग्रे शर्ट ही पहने हुए था। संजना अरविंद को देखते ही उसे पहले ही नजर में उसे प्यार हो गया। हालांकि अरविंद उसकी गलतफहमी को दूर कर देता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे अरविंद पर हमला कर देता है क्योंकि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ पर अरविंद उन सारे गुंडे को मारकर वहां से भगा देता है। तभी यहाँ पर संजना को मालूम चलता है कि अरविंद एक पुलिस वाला है और वो उसे फॉलो करने लगती है। यहाँ तक कि वो एक दिन उसे प्रपोज भी कर दी, लेकिन अरविंद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। खैर अब यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अरविंद के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने संजना से लिफ्ट ले लिया और वो स्टेशन पहुंचकर अरविंद और मनोहर रंजीत से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रंजीत अभी भी कोमा में होता है। तभी वो साइको किलर एक और आदमी को किडनैप करके अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए उसे मार दिया। अब पुलिस वाले उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इस बार डॉक्टर अरविंद को एक अहम सुराग देता है। दरअसल विक्टिम की लाश से उन्हें एक
मेटल प्लेट मिला जो कि हाल ही में किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में लगाया था। यह प्लेट बहुत ही काम की चीज थी क्योंकि हर प्लेट पर एक यूनिक नंबर लिखा हुआ था जिससे यह फाइंड आउट करा जा सकता है कि यह किसे कहां और कब लगी थी। अरविंद पास के हॉस्पिटल में जाकर पिछले कुछ हफ्तों में प्लेट लगवाने वाले मरीजों को डिटेल्स मांगता है। जब वो वहां से आ रहा होता है तो वो मनोहर को भी देखता है। मनोहर के जाने के बाद अरविंद उस डॉक्टर के पास जाता है और उसके आने का कारण पूछता है। पहले तो डॉक्टर नहीं बताता, लेकिन फोर्स करने पर वो डॉक्टर बताता है कि मनोहर को एक रेयर हार्ट की डिजीज है और उसे बहुत ही जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। दरअसल मनोहर ने डॉक्टर से यह बोला हुआ था कि यह बात किसी को भी मत बताइएगा, इसीलिए वो डॉक्टर ये बात नहीं बता रहा होता। तभी यहाँ पर अरविंद को याद आता है कि मनोहर ने उसे बताया था कि कुछ समय पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का मौत हो गई थी। अब उसके परिवार में सिर्फ उसका एक छोटा सा बेटा ही है। खैर अब नेक्स्ट डे को डॉक्टर अरविंद को उन मरीजों को लिस्ट देता है। लिस्ट स्टडी करने के बाद अरविंद उन नामों को शॉर्ट लिस्ट करता है और एक एक करके सबसे मिलने जाता है, लेकिन उस दौरान उन्हें कोई खास सबूत हाथ नहीं लगता। आखिर में वो सुधाकर नाम के आदमी के पास पहुंचता है। अरविंद से पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, कौन कौन तुम्हारे साथ रहता है। ये सुनने पर सुधाकर बोलता है कि मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ। दरअसल उसके पिता बूढ़े हैं, इसलिए वो पास ही में जॉब करता है ताकि उनकी देखभाल कर सके। एक्सीडेंट के बारे में पूछने पर वो बताता है कि कुछ दिन पहले ही एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसके पैर में वो प्लेट डाली गई थी। यहाँ पर अरविंद को सुधाकर बहुत डाउट होता है जैसे कि वो उसे कुछ छुपा रहा हो। वहाँ से निकलते वक्त अरविंद को संजना का एक मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए जिद कर रही थी। अरविंद के मना करने के बावजूद भी उसके बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर अरविंद उसे मिलने के लिए चले जाता है। संजना एक बार में फिर अरविंद को वहाँ पर प्रपोज करती है, लेकिन अरविंद इस बार भी उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट डे को फिर से पुलिस वाले को एक लाश मिलता है जो कि वही सीरियल किलर ने अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए मार दिया था, लेकिन इस बार फर्क यह था कि अब तक वो किलर शहर के बाहर लाशें जला रहा था, लेकिन इस बार उसने यह काम शहर के अंदर ही कर दिया। यहाँ पर क्राइम स्पॉट पर एक लोकल कांस्टेबल अरविंद को बताया कि कल एक भिखारी पुलिस स्टेशन आया था और किसी को किडनैप होने के बारे में वो बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया। यहाँ पर अरविंद तुरंत ही उस भिखारी से मिलने गया। तब भिखारी उन्हें बताता है कि उसने एक लड़की को बस से उतरते हुए देखा जिससे एक कार सवार आदमी ने उसे किडनैप करके ले गया। वहाँ पर यह भी बताता है कि वो लड़की रोज अपनी स्कूटी से आती थी, लेकिन उस दिन वो बस से आई। अब ये सुन अरविंद सोचने लगता है कि जो लड़की रोज स्कूटी से आती थी उस दिन वो बस में क्यों आई। अरविंद आसपास की मैकेनिक शॉप पर फाइंड आउट करवाता है। तभी एक दुकान पर मालूम चलता है कि 2 दिन पहले ही उस लड़की ने अपनी स्कूटी रिपेयर करवाने आई थी और स्कूटी अभी भी वहीं पर है। यहाँ पर स्कूटी से मिले डॉक्यूमेंट से लड़की का नाम और एड्रेस मालूम चल गया और मालूम चला कि लड़की का नाम मीरा है। यहाँ पर पुलिस मीरा के घर पर पहुँचती है और वो देखता है कि दरवाजा खुद मीरा ही खोलती है। यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। खैर घर की तलाशी के दौरान मनोहर को एक कमरे में एक फोटो फ्रेम दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वो तुरंत ही अरविंद को बुलाता है। यहाँ पर उनको फोटो से मालूम चलता है कि मीरा अकेले नहीं बल्कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है और दोनों ही एक ट्विन स्कूल से पढ़ाई की थी। अब नेक्स्ट डे को सुधाकर को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसका भी एक जुड़वा भाई था और यह बात पुलिस वाले को मीरा के घर से मिली उसी फोटो से मालूम चला क्योंकि अरविंद ने सुधाकर के घर पर भी वही फोटो दिखा था। अब पुलिस के फोर्सफुली पूछने पर सुधाकर बोल देता है कि वो सुधाकर नहीं बल्कि उसका भाई सुरेंद्र है। वो यहाँ पर सच बताते हुए बोलता है कि कुछ दिन पहले सुधाकर अचानक गायब हो गया, फिर उसे एक अननोन नंबर से मास्क पहना हुआ आदमी वीडियो कॉल किया जिसने उसे अपने भाई को जिंदा देखने के लिए उसे एक लोकेशन पर बुलाया और वो भी बिना पुलिस को बताए आने को कहा। वहीं जब यही सवाल मीरा से पूछे गए तो वो भी कबूल किया कि वो मीरा नहीं बल्कि उसका बहन तारा है। उसकी बहन मीरा भी गायब हो गई थी और उसे भी उसी मास्क वाला आदमी ने उसे एक लोकेशन पर बुलाया। यहाँ पर तारा ने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो किलर उस पर नजर रखे हुए थे। अब यहाँ पर जब वो लोग उसके बताए हुए लोकेशन
स्टेशन पर पहुंच गया तब वो मास्क वाला आदमी ने कहा कि अगर वो अपने भाई बहन को दोबारा से देखने चाहते हैं तो उन्हें अपने सामने बैठे एक शख्स को मारना होगा, जिन्हें वो मास्क वाला आदमी ने कवर कर दिया था। यहाँ पर डर और मजबूरी में वो दोनों उन्हें गोली चलाकर मार दिया और कुछ ही दिन में वो मास्क वाला आदमी उन्हें एक वीडियो मैसेज पठाया जिसमें वो दोनों देखा कि वो दोनों अपने ही भाई बहन यानी सुरेंद्र ने सुधाकर को और तारा ने मीरा को मारते हुए देखा। वो आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था वो उन्हीं के भाई बहन थे। अब यहाँ पर अरविंद तारा और सुरेंद्र को आपस में मिलवाया। यहाँ पर वो दोनों क्लासमेट होने की वजह से वो एक दूसरे को पहचान लिया। यहाँ पर अरविंद ने उन दोनों से पूछा कि क्या उन्हें स्कूल में किसी पर शक है। तब वो दोनों बेंजामिन नाम के एक लड़के का नाम लिया। तभी तारा ने अरविंद को अपनी गैलरी में से एक फोटो दिखाया जिसमें संजना भी थी। तारा बताती है कि वो कुछ समय पहले ही संजना से एक मॉल में मिला और वही उनकी दोस्ती भी हुई। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरविंद और मनोहर ट्विन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए। बेंजामिन के नाम सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाती है और वो बताती है कि 26 साल पहले उन्होंने अपने पति के साथ ये ट्विन स्कूल खोला। शुरू में 6 ही जुड़वा बच्चे ने एडमिशन लिया। एडमिशन बढ़ाने के लिए उसके पति ने एक स्कीम निकाली कि जो भी ट्विन बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें सिर्फ एक ही बच्चे की फीस देनी होगी। ये सुनकर बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने ट्विन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवा दिया। अब कुछ समय के बाद एक चेस टूर्नामेंट में उनकी मुलाकात बेंजामिन से हुई जो उस टूर्नामेंट में विनर था। बेंजामिन का एक जुड़वा भाई फ्रांसिस भी था और वो दोनों अनाथ थे। प्रिंसिपल और उनके पति ने उन्हें अपने स्कूल में पढ़ने और हॉस्टल में रहने का ऑफर दिया। बेंजामिन पढ़ाई और खेल में बहुत ही अच्छा था जबकि फ्रांसिस उतना नहीं था, लेकिन उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। बेंजामिन की वजह से स्कूल का नाम रोशन हो रहा था क्योंकि वो हर चेस कंपटीशन में स्कूल की तरफ से वो खेल रहा था और वो सारे कंपटीशन को भी जीत रहा था। लेकिन क्लास के बाकी बच्चों को उनसे जलन होने लगी और वो फ्रांसिस को तंग करने लगे। यहाँ पर फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत ही डर लगता था और यह बात सिर्फ टीचर्स और बेंजामिन को ही पता था। एक दिन कुछ बच्चों ने फ्रांसिस को इस डर के बारे में जान लिया और उन्होंने फ्रांसिस को फिजिक्स लैब में अंधेरे में बंद कर दिया। यहाँ पर डर के मारे फ्रांसिस बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहीं ये जानकर बेंजामिन दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक फ्रांसिस का मौत हो चुकी थी। इस हादसे से बेंजामिन को बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो 3 दिन तक फ्रांसिस के कब्र के पास ही बैठा रहा। बाद में एक नन उसे अपने अनाथालय ले गया और कुछ दिन के बाद मालूम चला कि एक परिवार वालों ने उसे गोद ले लिया। यहाँ पर प्रिंसिपल बोलती है कि तब से उन्हें बेंजामिन के बारे में कोई खबर नहीं है। इस हादसे के कुछ समय के बाद स्कूल में आग लग गया और सब कुछ तबाह हो गया। वहीं उनके पति ने इस हादसे को झेल नहीं पाया और वो ड्रिंक करने लगे और ड्रिंक करते करते वो भी एक दिन चल बसा। अब ये सब जानने के बाद अरविंद संजना से मिलने जाता है पर संजना उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि ये संजना नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन अंजना थी। अंदर संजना अरविंद को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अरविंद उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अरविंद उसे बताता है कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें बेंजामिन के बारे में सब कुछ बता देता है। वह उनकी सेक्रेटरी के लिए उन्हें मनोहर के घर पर छोड़ देता है। अब अरविंद को धीरन और धीरज नाम के 2 और जुड़वा को ढूंढना था जो उसी स्कूल में पढ़ रहे थे और वो दोनों अभी जिंदा है। काफी कोशिश करने के बाद भी अरविंद उन्हें ढूंढ नहीं पाता। तभी उन्हें एक और लाश मिलता है। अब ये देखकर कमिश्नर अरविंद पर भड़क जाता है। यहाँ पर अरविंद बताता है कि यह धीरन का लाश है। यहाँ पर अरविंद अपने सीनियर को सब कुछ बता देता है कि यह काम बेंजामिन नाम के शख्स कर रहा है क्योंकि उसके भाई फ्रांसिस को इन्हीं लोगों ने ट्विन स्कूल में पढ़ते वक्त मार दिया। इसलिए बेंजामिन अपने भाई की मौत का बदला इन लोगों से ले रहा है। तभी अरविंद को मालूम चलता है कि रंजीत को होश आ गया है। यहाँ पर अरविंद रंजीत से मिलने के लिए चले जाता है। वहाँ पर रंजीत उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक कलर की कार वाले ने किया था और वो किलर अपने टारगेट को ही मारता है क्योंकि उस दिन रंजीत का उसी शख्स ने एक्सीडेंट करवाया। लेकिन शॉकिंगली बात यह है कि वो उसे मार
मारना नहीं चाहता था, इसलिए वही शख्स ने रंजीत को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया। अब ये सुनने के बाद रंजीत वहाँ पर स्मोक करने लगता है। वहीं यहाँ पर रंजीत उसे बताता है कि वो किलर उन्हीं के बीच में है, क्योंकि उसे पुलिस का हर मूव पहले से ही मालूम होता है। तभी उसी वक्त अरविंद को प्रिंसिपल कॉल करके बताती है कि बेंजामिन हर साल फ्रांसिस के पुण्यतिथि पर उसके कब्र पर आता है और वो दिन कल है। अब ये सुनकर अरविंद पहले से ही उस कब्र के पास जाकर छुप जाता है और हम देखते हैं कि 12 बजने के बाद बेंजामिन वहाँ पर अपने कार से आता है और वो कोई नहीं बल्कि मनोहर होता है। वहीं वहाँ से मनोहर भागने लगता है। अरविंद तुरंत ही संजना और अंजना को चेक करने के लिए मनोहर के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि उन दोनों का हाथ बंधा हुआ है। यहाँ पर अरविंद कुछ कर पाते उससे पहले ही मनोहर उसके पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तब अरविंद देखता है कि मनोहर अंजना को लेकर वहाँ से जा चुका है। यहाँ पर अरविंद संजना को छुड़ाकर उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर बेंजामिन ने अपने सारे विक्टिम्स को बुलाया करता था। यहाँ पर उन्हें मनोहर और अंजना मिल जाते हैं। यहाँ पर अरविंद और मनोहर के बीच में फाइट होने लगता है और फाइट करते करते अरविंद ऊपर वाले फ्लोर में चले जाता है। यहाँ पर अरविंद एक गन देकर संजना को बोलता है कि बेंजामिन यहाँ से लिफ्ट से नीचे जा रहा है, उसे तुम गोली मार देना। इसके बाद खुद मनोहर से वो लड़ने लगता है और कुछ देर में जब लिफ्ट नीचे आती है तब संजना बिना देखे उस पर शूट कर देती है, लेकिन शॉकिंगली उस लिफ्ट में बेंजामिन नहीं बल्कि अंजना थी, यानी कि संजना ने अपनी ही बहन अंजना को गोली मारकर मार दी थी। तभी वहाँ पर रंजीत आ जाता है और वो अरविंद को पकड़ लेता है और यहाँ पर हमें इस मूवी का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल अरविंद के शरीर पर फ्रांसिस का नाम लिखा हुआ होता है और हमें मालूम चलता है कि असली बेंजामिन और कोई नहीं बल्कि खुद अरविंद होता है, जो इतने टाइमों से पुलिस वाले को चकमा दे रहा था। यहाँ पर रंजीत उसे बताता है कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया था तो उसी टाइम ने रंजीत ने नोटिस किया कि अरविंद का लाइटर और जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस आदमी का लाइटर सेम था, इसीलिए रंजीत को उस पर शक हुआ और वो अरविंद के ऊपर रिसर्च करने लगा और तब उसका सारा सच जान गया। और तो रंजीत ने अरविंद के घर पर जाकर तलाशी भी ली और तब उसे फ्रांसिस और बेंजामिन का फोटो मिल गया और वो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर सारा सच जानकर वो लोग अरविंद को जेल भेज दिया। अब जेल भेजकर रंजीत और मनोहर आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक भागता हुआ आदमी उसके पास आया और उन्होंने बोला कि मेरे भाई को बचा लो। यहाँ पर रंजीत उस शख्स को देखकर शॉक हो गया और वो बोला कि तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तब वो शख्स बोला कि वो मैं नहीं बल्कि मेरा भाई धीरज है। दरअसल ये वही शख्स होता है जो मूवी के शुरुआत में हमने एक बैंक को लूटते हुए कुछ आदमियों को देखा था और उस गैंग का लीडर धीरज होता है। अब ये जानकर रंजीत और मनोहर तुरंत ही उस जेल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अरविंद ने धीरज को मार चुका था। यहाँ पर अरविंद अपनी पूरी कहानी रंजीत को बताता है। वो बोलता है कि सारा खेल अरविंद का ही रचा हुआ था। उसने जानबूझकर चेन्नई अपने ट्रांसफर करवा लिया क्योंकि उसे धीरज, संजना और अंजना का एड्रेस नहीं मिल रहा था और फाइनेंस कंपनी को चोरी करने वाले गैंग का लीडर धीरन और धीरज ही होता है। इसीलिए वो मर्डर्स करना शुरू कर दिया ताकि वो केस अपने हाथ में ले सके और वो अपने सभी क्लासमेट का डिटेल्स निकाल सके, लेकिन वो केस रंजीत को मिल गया तो इसीलिए उन्होंने रंजीत का भी एक्सीडेंट करवा दिया और तो और उसने मनोहर को बेटे के किडनैप करके उसे बेंजामिन होने का नाटक करने पर मजबूर किया और इस तरह से उसने अंजना को भी मार दिया और उसने जानबूझकर रंजीत के सामने अपना लाइटर रखा ताकि वो उन्हें पकड़कर उसे जेल में भेज दे, क्योंकि जेल के अंदर धीरज था और उसे मारने के लिए उसे जेल जाना था और ऐसा ही हुआ। रंजीत ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया और जेल में जाकर अरविंद ने धीरज को भी मार दिया और इस तरह से उसने अपना बदला पूरा किया। और यहाँ पर जब तक रंजीत को कुछ समझ आता तब तक धीरज मर चुका था और हम देखते हैं कि लास्ट में बेंजामिन यानी कि अरविंद ने कुछ गोलियों खाकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था और उन्होंने एक लेटर लिखा था कि उसका हार्ट मनोहर को दे दिया जाए क्योंकि अरविंद को मालूम चल चुका था कि मनोहर हार्ट का डिजीज है और उसे बहुत ही जल्द अपना हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था और इस तरह से अपना हार्ट मनोहर को देकर अपने जान दे दी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।